नमस्कार दोस्तों, सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक तत्वों के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूं, नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर आते हैं। भाग नंबर 4 के अंदर आते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं तो इनको आयरलैंड या ओब्लिक लिख सकते हो आप, आयरिश के संविधान से कॉपी किया गया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों को। और एक और बात ध्यान रखना, जो हमारा 1935 का अधिनियम है उसमें भी हम इन नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को देख सकते हैं। अगर बात की जाए कि इनको शामिल करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था इनका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य था। अगर बात करें हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं। सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए। देखिए, दो चीज है, एक तो है लागू होने चाहिए। अगर लागू होने चाहिए या लागू होंगे, जो होने चाहिए सुझाव के रूप में है तो ये है नीति निर्देशक तत्व, और जो लागू होंगे ये हमारे हैं मौलिक अधिकार। अगर बात करें हमारे मौलिक अधिकार की तो भाग नंबर 3 के अंदर अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए। अब इनके बारे में बहुत लोगों के विचार थे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, ग्रेनविल ऑस्टिन की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा था यह राज्य की आत्मा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था यह राज्य की आत्मा है। 2 नंबर अगर बात की जाए केटी शाह के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा था यह एक ऐसा चेक है जो बैंक पर निर्भर करता है। अगर एक और बात करें हम, जो भीमराव अंबेडकर का इनके प्रति क्या विचार था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था यह संविधान की अनोखी व्यवस्था है। और यहाँ पर एक और हम बात करते हैं टी कृष्णामाचारी की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा था नीति निर्देशक तत्व राज्य की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का अस्थायी कचरा पात्र है। आकांक्षाओं का अस्थायी कचरा पात्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे संबंधित थोड़ी बातें हम और जानते हैं कि एक 1973 का केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्यवाद, इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार उच्च हैं, या मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, मौलिक अधिकार उच्च हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 42वां
संविधान संशोधन 1976, इसके अंदर बताया था कि नीति निर्देशक तत्व सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इसके बाद में एक और हुआ जिसको हम 1980 का मिनर्वा मिल्सवाद के नाम से जानते हैं। इसने कहा न्यायपालिका में दोनों का समान संतुलन है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने मौलिक अधिकारों को उच्च बताया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1973 का केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्यवाद। अगर आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्वों को सर्वश्रेष्ठ किसने बताया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बताया गया। अगर पूछा जाए कि दोनों को समान संतुलन में किसने बताया, तो दोनों को समान संतुलन में 1980 के मिनर्वा मिल्सवाद ने बताया था। दोस्तों, हम 36 से जो 51 तक हमारे अनुच्छेद आते हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है और ये राज्य की परिभाषा जो हमारे संविधान के भाग नंबर 3 के अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर जो परिभाषा है वही सेम टू सेम जो परिभाषा है वो अनुच्छेद नंबर 36 के अंतर्गत दी गई है। आपको यही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद नंबर 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं उन अनुच्छेद नंबर 37 की अगर मैं बात करता हूं तो नीति निर्देशक तत्व है, इनको कोई भी न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, क्योंकि राज्य है वो अपने संसाधनों के अनुकूल योजना बनाएगा। वो किसी भी प्रेशर में आके या कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाएगा जिससे उसको आगे वित्तीय लॉस या जो भी आगे समस्याओं का सामना करना पड़े। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 38 की। अनुच्छेद नंबर 38 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, इसी के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान में शामिल किए गए हैं। ये बात अनुच्छेद नंबर 38 कहता है, 38 कहता है, इसी के लिए नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान, अगर इसके अनुच्छेद की 38 का भागखंड 1 की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समाज के सभी वर्गों एवं संस्थाओं को एक समान अधिकार प्राप्त हो सके, या आपको सीधा बोला जाए तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि सुनिश्चित करना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि को सुनिश्चित करना। और 38 के अगर हम भागखंड 2 की बात करें तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें कहा गया है राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास
करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 38 का भागखंड 2 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आप ध्यान रखिए। हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 39 की। अनुच्छेद नंबर 39 की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य सभी नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में समानता, आर्थिक क्षेत्र में समानता तथा इसी प्रकार से राज्य की नीतियां बनाएगा कि सभी को आर्थिक क्षेत्र में समानता मिले। यानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको एक समान जीविकोपार्जन के अवसर व साधन प्राप्त हो। उसके अंदर जैसे अगर हम बात करें 39 के भागखंड डी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन की बात कही गई है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर बराबर काम करते हैं तो बराबर उनका धन पाने के ये दोनों बराबर तुल्य होंगे एक दूसरे के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं इसके आगे के अनुच्छेद की, अनुच्छेद नंबर 40, लेकिन इससे पहले हम 39 का भागखंड 1 की बात करते हैं। 39 का जो अनुच्छेद नंबर 39 का ए, अनुच्छेद 39 ए, ये पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसके अंदर है निःशुल्क, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें लिखा हुआ है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब जो भी राज्य हैं, अगर जैसे आपको पता है सरकारी वकील करवा के देंगे राज्य के, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। जैसे आपने LSA का नाम सुना होगा, LSA, जिसको हम लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी। हिंदी में बोलें तो विधिक सेवा प्राधिकरण। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर तो ये चलता है N। अगर मैं बात करता हूँ राज्य स्टेट पर तो ये आता है S। अगर मैं बात करता हूँ जिला स्तर पर तो ये आता है D। इसको हम नलसा के नाम से जानते हैं, इसको हम सलसा के नाम से जानते हैं और इसको हम डलसा के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 39A के अंदर किया गया है और इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखिए। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 40 के बारे में। यहाँ पर बताया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की बात करेगा, जबकि एक भाग नंबर 9 है, ये पंचायतों से संबंधित है, लेकिन इसमें इसकी पंचायतों की संरचना व उनके कार्यों को बताया गया है। यहाँ पर इनके गठन का प्रावधान किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ग्राम पंचायतों का गठन भाग नंबर 4 और अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 41 की अगर मैं बात करता हूँ, अनुच्छेद नंबर 41, तो यहाँ पर राज्य है जो वो काम उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद नंबर 41 के अंदर राज्य काम उपलब्ध करवाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कार्य के लिए अधिकार को सुनिश्चित करना, कार्य के लिए अधिकार को सुनिश्चित करना, ये तो ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 41 के अंदर जो राज्य है वो विकास की दशा को देखते हुए तथा अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए काम उपलब्ध करवाएगा। काम के साथ साथ वह शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और शिक्षा के साथ साथ वह लोक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। लोक सहायता, लेकिन ये लोक सहायता सभी के लिए नहीं है। कोई भी बीमार व्यक्ति है, बीमारी के लिए बोल सकते हो आप,
बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जो पेंशन योजना है, इसके बाद में बेरोजगारी है, और इसके बाद अगर बात करें तो निशक्त जन है, जो दिव्यांग है, निशक्तता की कंडीशन में भी राज्य इनको लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। लेकिन ये राज्य के आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। जैसे जो बेरोजगारी भत्ता पहले 700 था, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर 3500 किया। मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया। किसको देखते हुए? आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए। और सरकार को लगा कि अगर हम वेतन इस भत्ते को बढ़ाएंगे, बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाएंगे, तो विकास है जो हमारा ज्यादा होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद नंबर 41 के अंतर्गत ये आता है। अनुच्छेद नंबर अगर 42 की बात की जाए, अनुच्छेद नंबर 42 के अंदर देखिए 41 के अंदर क्या मिला हमें? काम मिला। 42 के अंदर क्या होगा? वह काम की दशा कैसी है, काम की दशा कैसी है, क्या वो व्यक्ति उस काम को करने के काबिल है, इस चीज को देखा जाएगा। काम की दशा न्याय संगत होनी चाहिए। काम की दशा एक तो न्याय संगत होनी चाहिए और दूसरी मानवोचित होनी चाहिए, मानवोचित होनी चाहिए। ये दोनों दशाएं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। प्लस 42 के अंदर ही राज्य जो प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाता है वो भी 42 के अंतर्गत ही आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद नंबर अगर 43 की हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 43 की, तो यहाँ पर देखो 41 के अंदर आपको काम मिला, 42 के अंदर काम की दशाएं सही होनी चाहिए। 43 के अंदर अगर 43 के अंदर हम बात करें तो काम के लिए जो मजदूरी है, निर्वहन मजदूरी का प्रावधान किया गया है। काम के लिए जो मजदूरी दी जाएगी उसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 43 के लिए के अंदर किया गया है। और इसके अंदर जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और आप ये बोल सकते हो कि जो अनुच्छेद 43 है वो गांधीवाद पर आधारित है। गांधी जी की नीतियां थी ग्राम स्वराज, या गांधी जी चाहते थे कि गांव का ज्यादा विकास हो, गांव के लोग आगे आए, तो यहाँ पर ये कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद गांधी जी के विचारों से सम्मिलित है या संबंधित है, तो 43, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 43A की। 43A है जो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था इसको। और ये है उद्योगों में प्रबंधन के लिए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 43A। और कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसी के बाद में अनुच्छेद नंबर 43B भी आता है। 43B है, इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2012 के अंतर्गत। और यहाँ पर है राज्य सहकारिता की अभिवृद्धि, राज्य सहकारिता की अभिवृद्धि या राज्य सहकारिता को प्रोत्साहन, ये आता है अनुच्छेद नंबर 43B के अंदर। और जोड़ा कब गया था? जोड़ने की बात पूछी जाए तो 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद नंबर 45 की बात करते हैं हम, 44 की। इसके अंदर है समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है? समान नागरिक संहिता का मतलब है समाज में एक रूपता लाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। यहाँ पर अभी तक भी ये चलता है। देखिए एक रूपता नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ विवाह की, तलाक की और पुनर्विवाह की, अगर हम बात करें पुनर्विवाह की बात करें तो ये तीनों ही पद्धतियां अलग है। मुस्लिम समुदाय में व्यक्ति
4 विवाह कर सकता है, जबकि हिंदू के अंदर एक विवाह किया जाए और एक विवाह होते हुए दूसरा विवाह किया जाए तो ये कानूनी मान्य नहीं है। तो ये भी लागू है नहीं ढंग से। लेकिन गोवा के अंदर कोई जातिवाद वगैरह इतना है नहीं, तो गोवा के अंदर जो ये लागू है, गोवा में समान नागरिक संहिता या समान सिविल कोड है जो लागू है। समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू है, ये बात आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद नंबर 45 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद नंबर 45 की, तो जब ये मूल संविधान के अंदर था, अनुच्छेद नंबर 45 जो मूल संविधान के अंदर था, तो इसके अंदर लिखा हुआ था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये कर्तव्य था राज्य का। लेकिन एक संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत संविधान के अंदर एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और ये जो सारी शब्दावली थी ये कहाँ स्थानांतरित कर दी, 21A के अंदर। तो अब अनुच्छेद कौन सा खाली हो गया, 45। तो यहाँ पर लिखा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। देखभाल व शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद नंबर 46 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 46 की बात करें तो 6 से ध्यान रखना, 6 से छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति कैसे है, अगर मैं बात करूं SC ST या फिर आप बोल सकते हो अन्य दुर्बल वर्ग, अन्य दुर्बल वर्ग जैसे अल्पसंख्यक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिला है, इन सभी को शिक्षा प्लस में अर्थ मतलब पैसा, शिक्षा प्लस में अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, ये बात आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद नंबर 47 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 47 की बात करें तो यहाँ है पोषाहार स्तर को, पोषाहार स्तर और प्लस में है जीवन स्तर। पोषाहार स्तर प्लस जीवन स्तर दोनों को ही ऊपर बढ़ाएगा, दोनों को ही ऊपर उठाने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य का, और ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। अनुच्छेद नंबर 47 है जो राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर क्या लिखा है, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य में सुधार, और इसके अंदर लिखा हुआ है एक मद्यपान निषेध। मद्यपान यानी राज्य है जो शराब वगैरह पे बैन लगा सकता है, ऑब्लिक लिखा हुआ है मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 48 की। अनुच्छेद नंबर 48 यहाँ पर है कृषि व पशुपालन का संगठन, कृषि व पशुपालन का संगठन, और एक और लिखा हुआ है मालवाहक व दुधारू पशुओं का वध निषेध। दुधारू पशुओं का जो वध है वो निषेध है। और स्पेशली जैसे 47 के अंदर मदिरा की बात की गई थी, तो यहाँ पर बात की गई है गाय व बछड़े के बारे में। और भी जैसे जीव है, हिरण वगैरह है, जो भी है, इन पर भी प्रतिबंधित है। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि राज्य है वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत किस्म की नस्लें भी तैयार करेगा। उन्नत किस्म की जो गाय हैं, भैंस है, इनकी नस्ल भी तैयार करेगा अनुच्छेद नंबर 48 के अंतर्गत। यहाँ पर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 48A। 48A जो पहले नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखो यहाँ पर मालवाहक व दुधारू पशु का उल्लेख कर दिया, तो जो जंगली पशु है वो कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं
वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, और है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। तो ये आता है अनुच्छेद नंबर 48 ए के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 49 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें हैं, राष्ट्रीय महत्व की धरोहर है, स्मारकें हैं, कोई भी स्मारक है, कोई भी राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, कोई भी राष्ट्रीय महत्व का स्थल है, इन सभी का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात भी ध्यान रखना, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। जैसे अगर बात करें रेल है, बस है, ये भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पर है लोक सेवाओं के संबंध में, लोक सेवाओं के संबंध में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण। ये बात आपको, यानी जो कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग कब हो रही है? 50 के अंदर। 50 मतलब 50 के अंतर्गत अलग हो रही है। और अनुच्छेद नंबर 51 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 51 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है विदेश नीतियां। विदेश नीतियां, देखिए भारतीय संविधान में विदेश नीति का कहीं भी उल्लेख नहीं है, विदेश नीति कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन विदेश नीतियों का जो निर्धारण है वो हम अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत ही करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, किसी भी देश के साथ में हमारा कोई भी समझौता हुआ है, किसी भी देश के साथ में कोई भी समझौता हुआ है, उसके प्रति बाध्यता है उसका आदर सत्कार, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई है, ये समझौते हैं, इन सभी को हमें आदर सत्कार स्वरूप मानना पड़ेगा। ये सभी अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत है। अब दोस्तों हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ के आए हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता है संविधान के भाग नंबर 4 में आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग नंबर 4 क में अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, या मूल कर्तव्य भी आप बोल सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही को बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 35 से 51 में किया गया है। जी 35 से 51 नहीं है, 36 से 51 है, ये हमें पता है। 36 से 51 तक वर्णन है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। ये गैर न्यायिक होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्टि अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके 2 ऑप्शन होंगे, सी और डी। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो आपको ये पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था कि हमारे नीति निर्देशक तत्व सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये आता है 39 क के अंदर। ग्राम पंचायतों का गठन, ये आता है अनुच्छेद 40 के अंदर। उद्योगों में कर्मकारों का भाग लेना, 43 क के अंदर। और नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, अनुच्छेद 44 के अंदर आता है, ये बात आप ध्यान रखिए।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? समान न्याय और विधिक सहायता नहीं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो गांधी जी ग्राम स्वराज की जो धारणा रखते थे उसी के अनुसार गांधी जी चाहते थे कि गांव का ज़्यादा विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये जो अनुच्छेद नंबर 43 के अंदर आता है ये गांधी जी की नीति से ही संबंधित है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद नंबर 49 बिल्कुल सही है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये अगर बात करें हम तो अनुच्छेद नंबर 48A। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ये भी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर 47। राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता करें और अक्षुण्ण रहें, ये है हमारा जो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये उसके अंदर आता है, ना कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है? तो ये आपको पता है अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर जो विदेश नीतियों के बारे में या विदेशी संबंधों के बारे में बताया गया है तो वहीं पर इस बात को भी बताया गया है, ये बात ध्यान रखिए। अनुच्छेद नंबर 50 आपको पता है 50-50 मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 48 है, ये पशुपालन से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर ही है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण ये गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर आता है। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद नंबर 43 का ख बिल्कुल सही है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो ये अनुच्छेद नंबर 42 के अंदर है, ना कि 41 के अंदर। तो हमारे आंसर हैं ए और सी राइट आंसर है, तो एक से अधिक हमारा ये आंसर हो जाएगा। सही का पूछा है, ए भी सही है और सी भी सही है। हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यानी ये एक ऐसा चेक है जो बैंक पर निर्भर करता है, ये कहा था के.टी. शाह ने। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में के.टी. शाह ने कहा था, क्योंकि राज्य की जो सरकार है उस पर निर्भर करेगा कि वो आगे इस पर वर्क करना चाहती है या नहीं चाहती। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के कर्तव्य होते हैं जनता के प्रति, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे जो वो केंद्र सरकार हो। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा गलत है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य था, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा, ये गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा कहा था, ये बात आप ध्यान रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में जोड़े गए? तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का बिल्कुल सही है, ये भी जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना 43 का बिल्कुल सही है, ये भी जोड़ा गया था। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का बिल्कुल सही है, जोड़ा गया था। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंदर आता है, ये बात सही है, लेकिन ये इसके तहत जोड़ा नहीं गया था, तो हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए।
13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ये बात भी सही है। इस समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने की सिफारिश की थी। अगर मैं बात करता हूँ 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात है, तो ये बात यहाँ पर दिक्कत है। इसमें अंतिम बार 2000 में भाग 4 क में संशोधन किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य हैं, तो ये एक बार को सही मान सकते हैं हम, लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्तमान में यहाँ 11 हैं, और इसमें जो लास्ट जो संशोधन किया गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, ये बात ध्यान रखना। जो हम अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत पढ़ते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। तो ऑप्शन डी भी इसका होगा और सी भी होगा। तो इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, मतलब गलत है तो एक से अधिक गलत है, तो ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक भी सही है और दो भी सही है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस या सोवियत संघ से लिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 14 नंबर की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये बिल्कुल हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा जीवों तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें है एक से अधिक, हमारा ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, वाद योग्य है ही नहीं। मूल कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, बिल्कुल गलत है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था, ये बात सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर 4 नए तत्व जोड़े गए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात ध्यान रखना, जो मैंने चारों आपको लिखाए हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार आयरलैंड के संविधान से नहीं जी, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है रूस से लिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर सम्मिलित है, ये नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं। संविधान के भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये बात बिल्कुल गलत है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जबकि 3 में तो मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भाग नंबर, अगर मैं बात करूं 4 क या 51 क, अनुच्छेद 51 क भाग 4 क में अगर बात की जाए तो मूल कर्तव्य हैं, ये बात हम बिल्कुल सही है, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अगर बात करें हम इन चारों के अंदर ही नहीं है, 51 क के अंदर जो मूल कर्तव्य है इसकी चर्चा की गई है, और भाग नंबर 4 क, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना एक मौलिक कर्तव्य भी होगा? तो ये था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए राज्य नीति बनाएगी? पोषाहार स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए अनुच्छेद नंबर
47 के अंदर लिखा गया है। और अगर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो राज्य है जो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। देखिए पर्टिकुलर विदेश नीति से कोई अनुच्छेद संबंधित नहीं है, लेकिन हम इसके समकक्ष तुलना करते हैं अनुच्छेद नंबर 51 कह की, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने तथा प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है। तो कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का जो उसको निर्देशित करता है वो अनुच्छेद नंबर 41 करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी सारे जो अनुच्छेद हैं हमने सारे इसे जस्ट पहले पढ़े थे थ्योरेटिकल में, तो आप उनको पढ़िए, आपके आराम से ए टू जेड सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए थे। धन्यवाद दोस्तों।